चलिए, बैंकिंग एवं इनकम टैक्स के जो पिछले क्लास से हम आगे बढ़ते हैं। पिछला वाला हमारा जितने भी एक अंकीय प्रश्न थे उस पर हम डिस्कस किए थे। अब आगे जो हमारा प्रश्न है वो 5 अंक के लिए है। जितने भी बड़े प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। तो टोटल 2018 से अभी 24 तक जो 6 साल के क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है इसमें, 2021 को छोड़कर, है ना। आप लोग जान रहे हैं इस समय एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये 2024 का क्वेश्चन है इसमें शुरुआत में। तो इसमें इनकम टैक्स और आवर्ती जमा खाता में अथवा में पूछा गया है। ये हमेशा ध्यान देंगे। इस चैप्टर में 3 पॉइंट मिलेंगे आपको। पहला पॉइंट जो है आवर्ती जमा खाता से है, आवर्ती जमा खाता। दूसरा पॉइंट है सावधि जमा खाता। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आयकर। आयकर। अब इन 3 पॉइंट में से कोई दो हर साल आएगा, और ये दो कैसे रहेंगे? अथवा में रहेंगे। पहला क्वेश्चन दे दिया, अथवा में सावधि का दे दिया, सावधि का दे दिया, अथवा में आयकर का दे दिया, या आवर्ती जमा खाता का एक क्वेश्चन दे दिया और अथवा में आयकर दे दिया, जो कि आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है। ज्यादातर 10वीं में ऐसे ही है। 3 3 टॉपिक से एक एक चैप्टर बनाया गया है, और जिसमें से हमेशा 2 टॉपिक पूछा जाता है जो अथवा में होते हैं, उसमें से कोई आपको बनाना है। तो ये आपके ऊपर है कौन से पॉइंट को आप अच्छे से कवर कर पाते हैं। तो कम से कम 2 तो आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अथवा को देख लेते हैं, आवर्ती जमा खाता को। तो क्या कहता है? रवि ने बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितना धनराशि प्राप्त होगी? तो आवर्ती जमा खाता में ब्याज ज्ञात करने के लिए आवर्ती जमा खाता में सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले हम लिख लेते हैं कि वो मासिक जमा कितना करता है। मासिक जमा, तो मासिक जमा है 200 रुपये। उसके बाद समय है 5 वर्ष। क्योंकि मासिक जमा करता है तो हमेशा जो वर्ष में दिया रहेगा समय, उसको आपको महीने में कन्वर्ट कर लेना है। तो एक वर्ष में 12 महीने, तो 5 वर्ष में 5 गुणित 12 महीने, तो 12 पंचे 60 माह हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं दर पे। दर देखते हैं। ब्याज की दर 5% वार्षिक है, 5%। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ब्याज के लिए जो सूत्र होता है मासिक जमा, एक छोटा सा फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। गुणित दर बट्टे 100 गुणित महीनों की संख्या, और महीनों की संख्या धन 1 बटे में हो जाएगा आपका 24। केवल एक फार्मूला आपको याद रखना है आवर्ती जमा खाता के लिए। तो जितने भी महीने के लिए वो जमा करते जाएगा, उसका ब्याज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। अब इसमें केवल हमको फार्मूले में मान रखना है। तो मासिक जमा देखिए कितना है, 200 रुपये है। वैल्यू रख दो 200 गुणित दर। दर कितना है देखिए यहाँ पे 5% बटे 100। फिर से गुणा का चिन्ह। महीनों की संख्या, महीनों की संख्या है आपका 60, और उस महीनों की संख्या में आपको 1 जोड़ना है, 60 धन 1 बटे ये हो जाएगा 24। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये डबल जीरो, ये जीरो यहाँ से कैंसिल आउट। ध्यान देना यहाँ पे जो महीनों की संख्या और महीनों की संख्या धन 1 बटे 24 करते हैं, तो 24 ऑलरेडी 12 का गुणक है, तो यहाँ से हमेशा वो 12 में करता है। आपको एकदम हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। महीनों की संख्या भी 12 के फॉर्म में ही होगा, और ये 12 दूनी 24 हमेशा रहेगा, तो हमेशा ये 12 से कटेगा। तो 12 दूनी 24, और ये आपका 12 पंचे 60 हो जाएगा।
यहाँ पे आप अंश में देख पा रहे हैं 200 में 0 0 कटने के बाद एक 2 बचा था, और नीचे वाला 12 दूनी 24 वाला 2 यहाँ से फिर कैंसिल। तो अंश पूरी तरह से खत्म हो गया। आपके पास है, सॉरी, हर खत्म कैंसिल हो गया। 5 × 5 और गुणित में 60 × 1 आपके पास बच गया 61। तो 5 × 5 = 25 गुणित 61। अब 25 का पहाड़ा पढ़ दो 61 बार, तो 25 से कम 25 हासिल आया 2। 25 छिक्का 150 हो जाएगा, 150 और 2 आपका हो जाएगा 152। तो 152 रुपये मिल जाएगा ब्याज। हमने कुछ भी नहीं किया। 25 रुपए सर। तो 1525 रुपया ब्याज बनेगा जब 200 रुपया हम 5 वर्ष तक लगातार प्रति महीना 200 रुपये जमा करते जाएं 5% वार्षिक दर की सहायता से। तो ये मिल गया हमको ब्याज। अब प्रश्न में बोला है कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितना धनराशि प्राप्त होगी। तो धनराशि प्राप्त होगी तो केवल ब्याज तो नहीं मिलेगा हमको, जो 60 महीने तक हम लगातार 200 रुपये जमा कर रहे थे वो भी हमको मिलेगा, जो कि मूलधन है। तो मूलधन और ब्याज को जब हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है मिश्र धन। ये मिश्र धन। तो हमने लिखा मूलधन धन ब्याज। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे बताइए एक बार। 2 × 60 + 1525। 200 × 60। एक महीने में हम 200 रुपये जमा कर रहे थे, तो 60 महीने में कितना जमा हो जाएगा 200 × 60 धन, और ये जो ब्याज हम अभी निकाले 1525। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो, तो इन चीजों को आप ध्यान देंगे, है ना। गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 शून्य दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 12,000 धन 1525। जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 5 और ये आपका 3 और ये 1, 13,525 रुपये। तो 5 साल बाद जो ब्याज और मूलधन को मिलाकर जो हमको राशि मिलेगी, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं, वो 13,525 रुपये मिलेगा इस प्रश्न के अनुसार। बताइए इस प्रश्न में किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नहीं है। इनकम टैक्स के लिए थोड़ा सा हमें और स्पेस चाहिए, इसलिए मैं नीचे कर दिया इसको। चलो, अब अगला जो प्रश्न है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ये तो और बहुत आसानी से बनता है, केवल आप लोगों को प्रश्न सामने होना चाहिए और चीजों को आपको जोड़ते हुए चलना है और कुछ नहीं। प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 40,000 रुपये है। मासिक आय है, ध्यान देंगे। एक चीज और बात इसमें, जब भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा सालाना हर चीज को गणना करेंगे। सालाना, साल 1 महीने के लिए दिया है तो गुणित 12 करके उसको हम साल भर के लिए करेंगे। 3 महीने के लिए दिया है तो 4 करके 4 × 12 महीने, मतलब फिर से 1 साल के लिए करेंगे। ऐसा सालाना हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं। जो भी हम यहाँ पे गणना करेंगे हमेशा वार्षिक को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो जैसे मासिक आय दिया गया है तो सालाना इसकी आय हम निकाल लेंगे, सबसे पहला काम। उसके बाद कहता है वह 42,000 रुपये वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 रुपये की अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। ध्यान देंगे, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक बोला है, मतलब 6 महीना में एक बार जमा करता है 6,000 रुपये। तो साल में कितना जमा करेगा बताओ? 12,000। 12,000 रुपये। तो सालाना आप उसको बनाएंगे, चाहे प्रश्न में जो भी दिया रहे उसके अनुसार आपको क्या गुणा करना पड़ेगा या क्या जोड़ना पड़ेगा कि वो वार्षिक हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए आगे हल करेंगे। देय आयकर की गणना कीजिए। सभी नियोजित राशि पर छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये है। ध्यान देंगे, जब हम कुछ पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो जमा जब करते हैं छूट के लिए, जैसे ये LIC का है, सामान्य भविष्य निधि है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदते हैं या किसी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करते हैं, ऐसा कुछ कुछ बहुत सारे स्कीम होते हैं जहां पे आप पैसा वहां निवेश करके
छूट लिया जा सकता है। कहाँ से? इनकम टैक्स के लिए। तो जब आप छूट लेते हैं तो उसका हमको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसकी जो अधिकतम छूट है कि टैक्स में हमको अधिकतम छूट कितने राशि तक मिलेगा, जो हम जमा करेंगे अपने लिए भविष्य में बचा के रखेंगे उसके लिए, वो है 1 लाख रुपए। ये सभी चीजें आपको प्रश्न में मेंशन रहेगा। इनकम टैक्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि प्रश्न के एक एक पहलू को आपको A to Z दे दिया रहेगा, बशर्ते आपको पहचानने आना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के हल को। तो पहला काम हम करेंगे इसमें, ये जो सालाना इसकी जो आय है उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट में देखेंगे आप लोग पहला पॉइंट, इसका जो वार्षिक आय है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे इसमें कि जो भी व्यक्ति है वो कहीं पर दान कर रहा है क्या, यदि दान कर रहा है तो उसमें कितने प्रतिशत का छूट दिया है उसको पहले आप नोटिस कर लेंगे, क्योंकि वार्षिक आय में वो डायरेक्ट क्या होता है, माइनस होता है। इस बात को ध्यान देंगे, है ना। तो इसमें किसी प्रकार का दान क्या राशि नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो वो एक स्टेप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो वार्षिक आपका हो जाएगा, ये 40,000 मंथली कमाता है, तो 12 महीने में 12 चौक 48 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 4 शून्य, तो 4,80,000 रुपये इसका वार्षिक आय हो जाएगा, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट हो जाएगा कर में छूट योग्य राशि। ध्यान देंगे इसमें एक हम टर्मोलॉजी का उपयोग करते हैं, कुछ स्टेप यूज करेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में भी हल करना है। कर में छूट योग्य राशि, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसमें उन सभी चीजों को आपको मेंशन करना है जिससे वह छूट लेना चाहता है। तो जो पहला पॉइंट है, शायद दो ही जगह इसमें जमा कर रहा है। पहला जो पॉइंट है वो है वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम। वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में 42,000 रुपये सालाना, 42,000 रुपये सालाना। उसके बाद 6,000 रुपये अर्धवार्षिकी प्रीमियम लेता है LIC में। तो LIC में कितना रुपये, 6,000 रुपये। ध्यान देंगे कितने महीने में, 6 महीने में। तो साल भर में कितना करेगा, ये आपका 6,000 गुणित 2 कर दो, है ना। तो 2 गुणा करने पे 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 12,000 रुपये। अब देखो इन दो अमाउंट के अलावा कहीं पर भी ये निवेश नहीं कर रहा है, तो ये केवल ये 2 पॉइंट है, इन्हीं को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये आपका प्लस हो गया। तो कुल छूट की जो राशि होगी आप जोड़ दें, ये 42,000 रुपये और ये 12,000 रुपये, तो ये आपका हो जाएगा ये 54,000 रुपये। 54,000 रुपये में इसको छूट मिलने वाला है। इसमें बोला है छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है, तो ये 54,000 मिल गया, मतलब 54,000 पूरे का हमको छूट मिलने वाला है, जो भी कर योग्य राशि बनेगा उसका। मतलब ये जो सालाना 4,80,000 4,000 कितना 4,80,000 रुपये जो कमा रहा है साल भर में, उतने में से उसको 54,000 रुपये में छूट मिल जाएगा। क्यों छूट मिल जाएगा, क्योंकि वो साल भर में वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम पे करता है 42,000 रुपये का, और LIC में अर्धवार्षिकी मतलब हर 6 महीने में 6,000 रुपये जमा करता है। तो साल भर में कितना, 12,000 रुपये। और ये जो जमा करता है ऑलरेडी इसमें टैक्स पे करके, जब 42,000 ये कटवाता है अपने अकाउंट से बचत करने के लिए, तो ऑलरेडी इसमें प्लस टैक्स जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे छूट मिलता है। इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पे छूट क्यों दी जा रही है। ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स पे करने के बाद इन राशियों को जमा किया जाता है। तो हम इस 42,000 का हम टैक्स दे चुके हैं ऑलरेडी, फिर 12,000 का भी टैक्स दिया जा चुका है। तो दोबारा जब साल के अंत में टैक्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा तो उसका दोबारा टैक्स में ये नहीं आएगा। इस बात को ध्यान देंगे, क्यों छूट दी जाती है मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। अब आगे हम देखेंगे, तो 4,80,000 में जब हम 54,000 माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने राशि का हमको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, तो अगला जो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, तो इसको हम लिखेंगे कर योग्य राशि। कर योग्य राशि, कर योग्य राशि। तो कर योग्य राशि में हम क्या करेंगे, जो पॉइंट 1 है जो कि वार्षिक आय है,
उसमें हम माइनस कर देंगे पॉइंट नंबर 2 को। जितना कमाता है और जितना छूट मिलना है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4,80,000 माइनस 54,000 रुपये। 0 0 0, यहाँ से 10 में 4 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 6। यहाँ बचा कितना 7, 7 में 5 गया आपका 2 और ये बच गया 4। तो 4,26,000 रुपये का हमको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो कर योग्य राशि है, जितने का हमको कर पे करना पड़ेगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है 4,26,000 रुपये। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? यस सर। हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब हम आयकर की गणना करेंगे तो उसमें कुछ लिमिटेशन है कि हर बार हमको कहाँ कहाँ तक छूट मिल सकता है कि कितना हम कमाएं तो हमको टैक्स देना पड़े। तो 2 लाख रुपए तक यदि हम कमाते हैं तो उसका हमको कोई आयकर देने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी चीजें आपको प्रश्न में मेंशन रहेगा। अब 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का हमको कितना निकालना पड़ेगा? 10% निकालना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कर योग्य राशि में हमको कितना मिला? 4,26,000। 4,26,000 रुपये मिला है और ये 2 लाख से 5 लाख के बीच में ही आ रहा है। मतलब कितना देना पड़ेगा? 2 लाख से जो अधिक आप जो कमा रहे हैं उसका आपको देना पड़ेगा 10%। तो 4,26,000 मतलब टोटल कितना कमाए? 2 लाख से ऊपर आप 2,26,000 रुपये, उसका आपको देना पड़ेगा 10%। चलिए, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे उसका भी एक छोटा सा देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 4 में आयकर की गणना। आयकर की गणना, तो पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि 2 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं, कोई आयकर नहीं। उसके बाद यहीं पे कर देते हैं नंबर बी, 2 लाख से 5 लाख तक का हमें देना पड़ेगा 10%। तो देखिए मैक्सिमम कितना कमाता है ये? 4,26,000 रुपये माइनस कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 लाख। लिमिट कितना है? 2 लाख तक छूट है तो 2 लाख को हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा का 10% हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2,26,000 रुपये गुणित 10/100। 10%, 10% का मतलब 10/100। तो यहाँ से 2 जीरो और ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करो। जब गुणा करेंगे 10 का 2,260 के साथ तो 2,260, ये वाला शून्य हो गया और ये आपका शून्य। तो 22,600 रुपये टैक्स आ गया। इसके आगे हमको बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 4,26,000 जो है 2 लाख और 5 लाख के बीच में ही आता है। यदि 5 लाख से ऊपर और कुछ कमा रहा होता तो हम नंबर सी में जाते और एक और कैलकुलेट करते और उसका कितना परसेंट देना पड़ता? 20% देना पड़ता। चूंकि इस प्रश्न में ऐसा नहीं है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो उसका जो देय आयकर है, देय आयकर, कल हम देख रहे थे कि किसका हमको शिक्षा उपकर देना पड़ता है। देय आयकर का 3% शिक्षा उपकर देना पड़ता है, ऐसा करके हम पढ़े थे। तो ये वही देय आयकर है, 22,600 रुपये। कैलकुलेशन सही है? ठीक जा रहा है? बताएं एक बार यस नो का है। यस सर। ठीक, आगे हम लिखेंगे शिक्षा उपकर। जितने रुपए का हमको टैक्स जो है पे करना है उसका 3% फिर से शिक्षा उपकर जुड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देय आयकर का, देय आयकर का 3%। तो ये है आपका 22,600 गुणित 3/100। 2 जीरो कैंसिल करो तो ये बच जाएगा 3 छिक्का 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 678 रुपये। तो अंत में
कुल जो आयकर होगा जो हमको देना है गवर्नमेंट को, वो क्या क्या करके देना है हमको, नंबर 4 और नंबर 5 को जोड़ देना है। ध्यान दें, ये जो 22,600 है और 22,600 का 3% अलग से, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कुल देय आयकर 22,600 धन 678। तो ये हो गया आपका 8 7 6 6 12 2 और 1 3, और ये 23,278 रुपये कुल देय आयकर होगा रुपये। कुल जो देय आयकर मिला हमको अंत में, वो कितना मिला, 23,278 रुपया। बताइए इसमें किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है। समझ में आ गया सभी को जी? Yes, sir. ठीक। और नए बच्चे ज्वाइन किए कि उतना ही है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फिर से इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है आवर्ती जमा खाता और इनकम टैक्स के बीच में पूछा गया है ना। ये या को हमेशा ध्यान देंगे, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। फिलहाल हमको एग्जाम की तैयारी में है हम, तो दोनों सॉल्व करेंगे। तो पहला हम आवर्ती जमा खाता में देखते हैं। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे हम लिखेंगे मासिक जमा। मासिक जमा है 300 रुपये। अब ध्यान देंगे, क्योंकि पहले दो प्रश्न हम बहुत ही डिटेल में सॉल्व किए हैं, तो इसके बाद जो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा चीजें हम शॉर्ट करते जाएंगे। 300 रुपये, दर आपको दिया है 4% वार्षिक, और समय समय जो दिया गया है 2 वर्ष के लिए, है ना। शुरुआत में लिखा है, देखो यहाँ पे, किसी बैंक शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति माह का आवर्ती जमा खाता खुलता है। तो समय है 2 वर्ष। क्योंकि ये मासिक जमा करता है तो इसको हमको महीने में बदलना है, तो 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 12 दूनी 24 माह। हमेशा आप महीने में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सीधा ब्याज। तो ब्याज के लिए जैसे हम 3 बार फॉर्मूला लिखेंगे सब याद हो जाएगा आपको। मूलधन नहीं, सॉरी, मासिक जमा। मासिक जमा गुणित दर बटे 100 गुणित महीनों की संख्या धन, सॉरी नहीं, गुणा में रहेगा ये, मैं ही भूल जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। महीनों की संख्या ब्रैकेट में महीनों की संख्या धन 1 बटे और 24। बटे 24। चलिए मान रखते हैं 300 रुपया रखो, दर है 4 बटे 100 गुणित महीनों की संख्या 24 गुणित 24 धन 1 पूरे एक बटे में फिर से 24। तो पहला काम, ये शुभ काम कर दो, सुबह सुबह 0 0 कैंसिल, 24 से कम 24 से कम, हर का काम तमाम हो गया। आपके पास बचा 4 3 गुणित 4 गुणित 24 और 1 25। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 गुणित 25, गुणा कर दो 12 पंचे 60, अस्सी लाया 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। ये 300 रुपये ब्याज। ब्याज हमको मिल गया 300 रुपये। अब हमको क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए। वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी 2 वर्ष के पश्चात। तो जब मिश्र धन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है मूलधन जितना हम जमा किए हैं और उस 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलना है, वो उन दोनों को जोड़ देंगे। तो मूलधन कैसे मिलेगा, हर महीने हम जमा करते थे 300 रुपये, कितने महीने तक, 24 महीने तक, तो गुणित 24 कर देंगे। धन ब्याज हमको मिल गया 300 रुपया। अब गुणा करो, 3 चौक 12 का 2 हसीला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये 2 0, इसमें हमको जोड़ देना है 300 रुपये।
तो ये हो जाएगा 7,500। तो अंत में 2 वर्ष पश्चात जो हमको राशि प्राप्त होगी बैंक से, वो राशि है 7,500 रुपये। बताइए, केवल 2 मिनट का सवाल है, उससे भी ज्यादा नहीं, बशर्ते जो फार्मूला है आपको उसको गलत नहीं करना है। क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट? नहीं। चलिए, तो ये हो गया आवर्ती जमा खाता का। अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स पे। क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम खरीदा तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया, प्रति माह जमा किया। तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा। दे आयकर की गणना कीजिए। आयकर गणना के पूर्व भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1,00,000 रुपये तक कर मुक्त है। देखिए, घबराना नहीं है। ये क्या लिख दिया? वो जो हमको छूट मिलना है वो अधिकतम 1,00,000 रुपये तक ही छूट मिल सकता है बोल रहा है, बस और कुछ नहीं। आयकर की दरें निम्नानुसार है। तो अभी इस प्रश्न को हम थोड़ा सा शॉर्ट में हल करेंगे, ज्यादा लंबा लेके नहीं चलेंगे। तो पहला पॉइंट है वार्षिक आय। वार्षिक आय है आपका 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये। नंबर दूसरा, कर में छूट, क्योंकि यहाँ पे दान करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है तो हमको सीधा आगे बढ़ जाना है। कर में छूट योग्य राशि, कौन कौन से राशि पे हमको कर में छूट मिलने वाला है उसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन बीमा पॉलिसी में सालाना ये इन्वेस्ट करता है 20,000 रुपये। तो ये हम 20,000 रुपये लिख दिए पहले, 20,000। अगला, पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम सर 4,000 रुपये। हाँ, क्या बोले? वार्षिक आय 36,000 हो गए। वार्षिक आय 36,000 हो गए। अरे हाँ, हाँ। ठीक ठीक, यस। एक और जीरो हम भूल गए। 3,60,000, ठीक है। अब ठीक है, यस सर। ओके। नंबर बी, 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में। सामान्य भविष्य निधि में कितना रुपये? 4,000। तो 12 गुणित 4,000 कर देंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48,000 रुपये सालाना। तो कुल छूट देखिए, दो ही जगह ये जमा कर रहा है तो इन दोनों को ही हमको जोड़ने की आवश्यकता है। तो कुल छूट में इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमको जो मिलेगा ये 20,000 और ये 48,000 रुपये, कितना हो जाएगा? 68,000 रुपये में हमको छूट मिलने वाली है। जो भी हम टैक्स पे करेंगे उसमें डायरेक्ट 68,000 पहले छूट हो जाएगा, क्योंकि पहले इसका टैक्स दिया जा चुका है जब जब जमा होता था। अब आगे आ जाते हैं। एक मिनट, चलिए। अब अगला काम क्या है? नंबर तीसरा। तीसरा में हमको देखना है कर योग्य राशि, कितने रुपए का हमको कर देना पड़ेगा। तो इसमें हमको करना है, एक में दो को माइनस कर देना है। जितना कमाता है 3,60,000, कितने का छूट होना है? 68,000 रुपये का, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 3,60,000 माइनस 68,000 रुपये, 0 0 0, 10 में 8 गया 2, यहाँ बच गया आपका 5। यहाँ से हम एक उधार लिए, कितना हो गया ये? 15। 15 में 6 गया 9 और यहाँ बच गया 2। तो 2,92,000 रुपये कर योग्य राशि के अंतर्गत आ गया। ठीक घटाए हैं? चेक करें एक बार। हेलो,
यस सर। ओके। आयकर की गणना। अब आयकर की गणना हमको कितने का करना है? 2,92,000 का। हालांकि वो वार्षिक आय 3,60,000 रुपये है, लेकिन जीवन बीमा पॉलिसी सामान्य भविष्य निधि में वो जमा करते थे, तो उसका जो है 68,000 रुपये का छूट मिलने वाला है, जो कि अधिकतम 1,00,000 रुपये तक ही छूट मिलता है। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पूछे जाने लायक क्वेश्चन है कि कर में जो छूट योग्य राशि है वो अधिकतम कितने लाख रुपए तक, तो ये 1,00,000 रुपये है ना। इसको दिमाग में रखेंगे क्योंकि अभी तक तो पूछा नहीं है ये सवाल, फिर भी। तो आयकर की गणना में जो पहला पॉइंट है वो क्या है? 2,00,000 रुपए तक कोई छूट नहीं है। देख लीजिए एक बार फिर से, जो टेबल दिया गया हुआ है कर की गणना हम कैसे करेंगे उसके लिए। तो 2,00,000 तक हम यहाँ लिख देते हैं, 2,00,000 तक कोई आयकर नहीं। अब आगे हम राइट साइड सॉल्व करते हैं। नंबर बी, बी में क्या करना है? 2 से 5 लाख के बीच तक का कितना परसेंट देना है? 10% देना है टैक्स हमको। तो देखिए मैक्सिमम कितना कमा रहे हैं यहाँ पे? 2,92,000, और 2,00,000 तक तो छूट है ऑलरेडी, तो कितने का देना पड़ेगा? 92,000 का देना पड़ेगा। तो ये माइनस क्या करेंगे? 2,00,000 रुपया करेंगे का 10%। तो घटाएंगे कितना बचेगा? ये बचेगा 92,000 गुणित 10/100। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल करो और ये बच जाएगा 9,200 रुपये। तो टैक्स जो हमको देना है, कुल दे आयकर है हमारा 9,200 रुपये। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है, 5वां नंबर, जो कि क्या है? शिक्षा उपकर। देखो शिक्षा उपकर को आपको भूलना नहीं है, और आप भूल भी नहीं सकते यदि आपने प्रश्न सही से पढ़ा है। प्रश्न में हर बार मेंशन दिया रहेगा शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। तो देय आयकर हमने निकाला 9,200, और इसका 3% निकाल दो, मतलब 3/100। तो 2 0 कैंसिल यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 निया 27, 276 रुपये शिक्षा उपकर के लिए अलग से ऐड हो जाएगा। किसमें? देय आयकर में। तो नंबर छठवां जो हमारा होगा, छठवां ऑप्शन, वो हो जाएगा कुल देय आयकर। अंत में क्या करेंगे? 4 और 5 को जोड़ देंगे। 4 है आपका 9,200, 5 है आपका 276, 276, इन दोनों को जोड़ दिए आप, 6 7 2 2 4 और ये 9। तो अंत में जो हमको सालाना जो देय आयकर इसमें जो पड़ेगा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए, वो 9,476 रुपये हमको देना पड़ेगा। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। ठीक। अगले साल जो पूछा गया सवाल है उसमें क्या क्या पूछा है देखिए। एक तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है इसमें कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। अब ये पहला क्वेश्चन आ गया जो सावधि जमा खाता से रिलेटेड है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता है, ध्यान दें, ब्याज छमाही संयोजित होता है, इसका मतलब है कि हर 6 महीने में ब्याज कैलकुलेट होता है, तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी? कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति ने 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में जमा करता है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी? अभी हमने 2 क्वेश्चन हल किया आवर्ती जमा खाता से, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रखें होमवर्क में। तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ के सावधि जमा खाता से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हल में
सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हमको लिखना है कि इसका जो मूलधन है 20,000 रुपये। उसके बाद दर दिया गया है 6% वार्षिक, और समय जो है वो है 1 वर्ष। अब प्रश्न हम कहता है कि चूंकि ब्याज छमाही संयोजित होता है, यहाँ पे लिख लो, चूंकि ब्याज प्रत्येक 6 माह में कैलकुलेट किया जाता है, संयोजित होता है, तब दर कितना हो जाएगा, आधा बताइए। आधा आधा, आधा। है ठीक। ना। तो 6/2 मतलब 3 छमाही हो जाएगा ये। और समय कितना हो जाएगा, बताइए। 2 गुना। 2 गुना। 2 गुना मतलब जो एक है उसको 1 × 2 करेंगे तो ये आपका ये 2 ऊपर छमाही वाला हो जाए। प्रतिशत, नीचे वाला 2 छमाही सर, प्रतिशत रहेगा वो। हाँ, 6 माही लिख दे हो, 3 छमाही। 3% छमाही, ऐसा जैसे कि 6% वार्षिक लिखे हैं ना, तो 3% छमाही लिखेंगे ऐसा। और समय में 2 छमाही हो जाएगा ये। जैसे 1 वर्ष लिखा है तो इसको 2 छमाही लिखोगे ऐसा। प्रतिशत है मतलब वो दर में जा रहा है, ऐसा आप लोगों को अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? किसी नहीं। को कंफ्यूजन थोड़ी है, हम आधा 2 गुना क्यों कर रहे हैं बताइए, यदि है तो पूछ सकते नहीं। हैं आप लोग। नहीं है कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ब्याज यहाँ पे हमको डायरेक्ट ब्याज निकालना नहीं पड़ता, सीधा हमको वैल्यू मिल जाता है। और वो जो फार्मूला क्या है, ये आपका P है, ये है R, और ये है आपका N। तो अमाउंट इक्वल टू हमको मिलता है फार्मूला P इंटू 1+R/100 टू दी पावर N। इस फार्मूले में हमको मान रखना है P मतलब मूलधन जो कि प्राइस है वो है आपका 20,000 गुणित 1 धन R। R मतलब दर हमने निकाल लिया कितना, 3%। ध्यान दें, अब ऊपर वाले वैल्यू को हमको पुट नहीं करना है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ब्याज बोल दिया छमाही संयोजित होता है, तो इनको नहीं रखना है, हमको नीचे वाले वैल्यू से मतलब है। अब जब ब्याज की गणना छमाही संयोजित होता है तो दर बदल जाता है, समय बदल जाता है, तो हो जाएगा 3/100 घात में समय जो कि 2 है। अगला, सो A इक्वल टू 20,000। ध्यान देंगे यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर का जो हल करने का तरीका है, 2 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए हम हर समान करते हैं। ध्यान देंगे 3 और 100 एक सम संख्या विषम संख्या है, तो कोई भी वैल्यू से ये कटेगा नहीं, है ना। तो हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, इसको हर समान करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो इस 100 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये यहाँ पे 3 है, और ये बटे में हो जाएगा आपका 100 घात में 2। ध्यान देना, हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर है ये ऐसे ही सॉल्व होगा हर बार। हर समान करने के लिए गुणा करोगे और अंश को जोड़ दोगे, तो ये हो गया 20,000 गुणित 100 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 103 बटे में 100 और इसके घात में 2। फिर से 20,000, अरे एक जीरो ज्यादा कर दिया, गुणित 103/100 गुणित 103/100। घात 2 का मतलब है 2 बार गुणा करना। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, फिर से 2 जीरो, और ये 2 जीरो फिर से कैंसिल आउट। आपके पास बच गया 2 गुणित 103 गुणित 103 बराबर। चलिए 103 और 2 को गुणा करके बताइए जल्दी से। 3 तिया 9, 3 शून्यम 3 एकम, जीरो का करेंगे तो 3 जीरो, फिर 1 से करेंगे तो 103 हो जाएगा। तो आपके पास बचा 9,0333601, 10,609। 2 गुणित 10,609, बताइए गुणा सही किए हैं कि नहीं। हेलो, 21,018।
2 गुणा करने के बाद कितना बोले? 21,018। 218। अच्छा 218। 21,218 रुपये लास्ट में मिल जाएगा 1 वर्ष के पश्चात। ठीक है जी, कैलकुलेशन किसी कोई दिक्कत है तो ध्यान देंगे। एक और चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इतना आसान कैलकुलेशन हम लोग एक्सरसाइज में नहीं किए हैं क्लास में। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, घात में 3, 4, 6 ऐसा आता था, और कभी कभी तो दशमलव में भी वैल्यू आ जाता था। तो आप लोग ध्यान देंगे, एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो ऐसे प्रश्नों का चयन हुआ रहेगा जिसमें आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। बशर्ते आपको जो दिमाग लगाना है वो ब्याज की गणना 6 माह में संयोजित हो रहा है, यहाँ पे सामने वाला चेक करेगा क्या किया है। उसके बाद जो फार्मूला है इसमें मिश्र धन निकालने के लिए, उस फार्मूले में आपने सही वैल्यू का मान रखा है कि नहीं, और लास्ट में आंसर। तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ही आसान रहता है, एकदम बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखें। जितना आसान सा आपका कैलकुलेशन होगा ऐसे ही प्रश्नों जो है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए, किसी कोई डाउट हो तो बताएं। नहीं है सर। ठीक, अगला हमारा सवाल है, फिर से आ गया। देखो ये सवाल है, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। आवर्ती जमा खाता को मैं और हल करूंगा ही नहीं, क्योंकि हम 2 हल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क, क्योंकि ज्यादा प्रश्न नहीं है ना, ध्यान देंगे ज्यादा प्रश्न नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, इनकम टैक्स से वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000। यही था क्या अभी जो हल किए? क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो अभी जस्ट पहले हम लोग सॉल्व किए हैं। 3,60,000 रुपये, 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी और 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, तो सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम टू सेम। कहाँ गया? ये रहा, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 3,60,000 रुपये, 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी और 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में। वही प्रश्न है, सेम। तो इसको और दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, यस सर। यस सर। तो इसको भी हम होमवर्क में ही रख देते हैं। और होमवर्क क्या, ऑलरेडी तो ये सॉल्व हो चुका है ना। अब आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से आपको आवर्ती जमा खाता में दिया हुआ है कि 100 रुपये प्रति माह 10 वर्षों के लिए आवर्ती जमा खाता खुलता है। यदि जमा राशि परिपक्वता होने पर उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी? ये आपका आवर्ती जमा खाता का ही प्रश्न है, बशर्ते प्रश्न में कितना राशि मिलेगा ना पूछ करके जो राशि मिला है उसको दे दिया है। आपको ज्ञात करना है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो टॉपिक तो वही है, पूछा अलग गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल कर देते हैं, है ना। ये प्रश्न का हल है, क्या क्या दिया। सबसे पहला काम, मासिक जमा। मासिक जमा लिख देते हैं, ये है 100 रुपये। समय, समय जो दिया गया है 10 वर्ष। क्योंकि इसको हमको महीने में कन्वर्ट करना है तो 12 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 120 माह। और दर जो है हमको ज्ञात करना है, प्रश्न में दर हमको ज्ञात करना है। ध्यान दें, ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। जमा राशि परिपक्वता होने पर उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये दी जाती है। ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 3,025 रुपये। ठीक है, क्योंकि आवर्ती जमा खाता में ब्याज के जो सूत्र होता है उसी सूत्र में हमको आगे बढ़ना है। यह है मासिक जमा गुणित दर
बटे 100 गुणित महीनों की संख्या और महीनों की संख्या धन 1 बटे 24। अब जो जो मान हमारे पास उपलब्ध है उन सभी मानों को रखो। देखो हमको ब्याज दे दिया है ना, इसमें ब्याज हमको ज्ञात नहीं करना है, ब्याज दे दिया है तो ब्याज की जगह में आप रख दो 3025। मासिक जमा करता है 100 रुपये, गुणित दर हमको नहीं पता, ज्ञात करना है, बटे 100 गुणित महीनों की संख्या है 120 और ये 120 धन 1 बटे 24। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 100 और 100 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखो 12 दूनी 24 और 12 दहाम 120, फिर से 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10। तो आपके पास बचा 3025 रुपये बराबर 5 गुणित 120 में हम एक जोड़ देंगे तो 121 और गुणित कितना दर। ध्यान देंगे जो ज्ञात करना है उसको नहीं भूलना है, हमको दर ज्ञात करना है। तो दर जिधर है उधर ही रखना है, बाकी सारे वैल्यू को इधर क्या कर दो, तिर्यक गुणा कर दो तो हमको मिल जाएगा दर। तो यहां से दर बराबर क्या हो जाएगा, इधर है आपके पास 3025, इधर आ जाएगा बटे में 5 गुणित 121। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर भी 5 के गुणक है और बटे में 5 भी है, ये कैंसिल होगा। तो कैंसिल करते हैं, 5 एकम 5 छिक्का 30, 2 तो डायरेक्ट दी जाएगा तो 5 शून्यम करना पड़ेगा और ये 5 पच्चे 25। बताइए ये समझ आया कि नहीं? हेलो, यस समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक। अब Yes, sir. 121 से 605 को डिवाइड करो, कितना आएगा? मेरे ख्याल से 5 बार में जाएगा। ये देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, ये आ जाएगा 5। 121 एकम और ये पंचे करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। मतलब 121 के पहाड़ा में 5 बार पढ़ने पे आपको 605 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए दर बराबर हमको कितना मिल गया, 5% मिल गया, जो कि क्या होना है, वार्षिक होना है ना। ध्यान देंगे ऐसा कोई बड़ा वैल्यू आपको नहीं दिखेगा कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, बस थोड़ा सा देखना है कि कौन से वैल्यू से ये डिवाइड हो रहा है। समझ में आ गया इतना सभी को? यस सर। हाँ, तो इस प्रकार ये आवर्ती जमा खाता आपको मिल गया। अब आगे जो हमारा जो सवाल है वो है इनकम टैक्स पे। देखिए एक बार ब्याज पूछ दिया है ना, ब्याज याद करना। तो अभी पिछले 2 सालों में ब्याज नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है ब्याज से आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है जिसमें से ब्याज पूछा गया है, तो उन प्रश्नों को आप लोग देख लेंगे अच्छे से। अब अगला जो हमारा सवाल है फिर से इनकम टैक्स में, कि वार्षिक आय जो है 4,10,000 रुपये, 24,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी में, 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में। तो प्रति महीना है तो इसको आप सालाना कर लेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा ये। उसके बाद 25,000 रुपये का यह राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने में जमा किया जाता है। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है तो देय आयकर की गणना कीजिए। तो यहाँ पे 3 अमाउंट जमा किया जा रहा है, एक जीवन बीमा पॉलिसी में और एक सामान्य भविष्य निधि में और तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्र। तो कर में छूट योग्य राशि में ये तीनों आ जाएंगे। और इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको मैं रख रहा हूं होमवर्क के लिए। और आवर्ती जमा खाता का भले ग्रुप में डालें चाहे ना डालें, लेकिन आप इनकम टैक्स वाले प्रश्नों को हल करके जरूर डालेंगे। और मैं चाहूंगा जो भी होमवर्क में जा रहा है उन सभी प्रश्नों को आप लोग डालें ग्रुप में। ठीक है जी, बन जाएगा? ओके सर। यस। ठीक, चलिए इसके बाद एक अंतिम प्रश्न जो बचता है, वो प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? अब ये इनकम टैक्स से नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है आपका आवर्ती जमा खाता। पहला जो क्वेश्चन है वो आवर्ती जमा खाता से पूछा गया है और दूसरा जो पूछा गया है वो सावधि जमा खाता से पूछा गया है। इसमें भी देखिए समय 1 वर्ष दिया है, ब्याज की गणना छमाही की जाती है, तो घात कितना आएगा अधिकतम 2। तो मैं वही बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, प्रश्नों को पहचानना बहुत जरूरी है। ध्यान देंगे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि घात कम से कम हो, 2 आए 3 आए, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। इस बात का ध्यान रखा जाएगा जब भी प्रश्न सेट किया जाता है।
ठीक है जी, समझ में आया ये सभी को? यस सर। तो ये दोनों प्रश्न भी होमवर्क में आप लोग सेट करके रखो, और इसको आपको सॉल्व करने के बाद सभी को ग्रुप में आप लोगों को शेयर करना है।